भारत तथा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का टॉपिक का सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। और इसके अंतर्गत मैंने पहला टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। इसके करीब 7-8 वीडियो मैंने अपलोड करवाए हैं चैनल पर। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखे हैं उन वीडियो को जरूर देखें वो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी उसमें मैंने बताई हुई। और अब मैं दूसरा टॉपिक ले रहा हूं। जैसे पिछली वीडियो में भी जो है मैंने कुछ दूसरे टॉपिक की चीजें बताई थी। दूसरा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनसंख्या। यूनिट 6 चल रही है ये, और इसमें भारत तथा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो इसका पहला टॉपिक हो गया है और दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट कर चुका हूं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या संबंधी कुछ आंकड़े मैंने पिछले वीडियो में बताए थे और उसके आगे मैं आज कराने वाला हूं। मैंने सबसे पहले जनगणना के इतिहास के बारे में बताया है ना। पिछला वीडियो आप देखें तो उसमें मैंने जनगणना का इतिहास बताया है कि भारत में जनगणना की हिस्ट्री क्या है। वर्ल्ड के संदर्भ में भी मैंने बताया है थोड़ा सा, और भारत के संदर्भ में भी बताया है। उसी के आगे मैं इस वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए, जनगणना का जो काम होता है वो डेमोग्राफी के अंतर्गत आता है ना। डेमोग्राफी सोशियोलॉजी के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसमें हम जनगणना के बारे में पढ़ते हैं, मानवीय जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, तो उसको कहा जाता है डेमोग्राफी, जनगणना। ठीक है, तो डेमोग्राफी का सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो जॉन ग्रांट द्वारा किया गया। डेमोग्राफी का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले जो विद्वान कहे जाते हैं जॉन ग्रांट कहे जाते हैं, इसलिए जॉन ग्रांट को फादर ऑफ डेमोग्राफी कहा गया है ना। डेमोग्राफी जैसा कि मैंने बताया है, डेमोग्राफी का मतलब होता है किसी क्षेत्र में रहने वाली जो जनसंख्या है उसका जब व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, विस्तृत अध्ययन किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को डेमोग्राफी कहा जाता है। तो इस तरह का अध्ययन, इसके बारे में सबसे पहला जो अध्ययन किया था वो जॉन ग्रांट द्वारा किया गया था। जनगणना संबंधी समस्याओं का अध्ययन सर्वप्रथम थॉमस रॉबर्ट माल्थस द्वारा किया गया था। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया इनके बारे में, है ना। इन्होंने जनगणना संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया है। जनगणना से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इस तरह का अध्ययन उन्होंने किया है। माल्थस की थ्योरी बहुत फेमस है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सोशियोलॉजी के अंतर्गत माल्थस की थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर ये आपके सब्जेक्ट में इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं और सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें भी ये टॉपिक नहीं है, तो इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना आपको समझ लेना है कि जनगणना संबंधी जो समस्याएं हैं उनका सबसे पहले अध्ययन किसने किया। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको जो है बताना है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। माल्थस ने जो अध्ययन किया है उसमें उन्होंने बताया है कि किसी देश की जनसंख्या कितने समय में दुगनी हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया है ना। तो उन्होंने बताया माल्थस के अनुसार प्रति 25 वर्ष बाद किसी देश की जनसंख्या दुगनी हो जाती है, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया हुआ है। तो ये है माल्थस के बारे में। माल्थस को जनगणना की जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सेंसस इनको कहते हैं। जनगणना के जनक माल्थस को कहा गया है। और भारतीय जनगणना के जनक हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। जनगणना या जनसंख्या के जनक भी इनको कहीं कहीं कह दिया जाता है। और भारतीय जनगणना के जनक हेनरी वाल्टर कहे जाते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है। हेनरी वाल्टर ने जो है 1830 में सबसे पहले
ढाका की जनगणना कराई थी, और ढाका उस समय जो है भारत का शहर हुआ करता था। अभी जो है ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। लेकिन 1830 की बात है, 1830 के समय जो है भारत में पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों आते थे। 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उसके साथ साथ पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश भी अलग हो गया। बाद में जो है बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। तो जब 1830 में ढाका की जनगणना हुई थी, उस समय ढाका भारत का शहर था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ढाका पहला भारतीय शहर है जहां पर जनगणना का काम कराया गया था, और वो कराया था हेनरी वाल्टर ने। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि इसका क्वेश्चन एक बार केबीसी में पूछा गया था। तो ये है विश्व जनगणना दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। विश्व जनगणना दिवस का क्वेश्चन पहले आया हुआ है 11 जुलाई का, तो 11 जुलाई को ही हम जो है विश्व जनगणना दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 11 जुलाई 1987 की बात है। इस समय जो है जो विश्व की जनसंख्या है वो 5 अरब हो गई थी, है ना। 5 अरब जो है विश्व की जनसंख्या हो गई थी। जनगणना लिखा है, जनसंख्या है ये, जनसंख्या, है ना। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जो टोटल जनसंख्या है वो 5 अरब हो गई थी। तो इस उपलक्ष्य में जो है एक बड़ी उपलब्धि है लोगों की कि हम 5 अरब हो गए। तो इस उपलब्धि को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में लोग मना रहे हैं, इस तरह से ऐसा कहा जाता है। तो ये है विश्व जनसंख्या दिवस जो क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आपको ये पूछा जाएगा। अब जैसे पहले क्या होता था कि पहले क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते थे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, अब इस तरह क्वेश्चन नहीं आते। अब ये आता है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, या विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाने के पीछे वजह क्या है। तो 11 जुलाई 1987 को जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई, इसी उपलक्ष्य में जो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं। अब मैंने आगे जो है ये बताया है कि 5 अरब से 6 अरब कब हुई जनसंख्या विश्व की, 7 अरब कब हुई, 8 अरब कब हुई। इस तरह से जो है मैंने ये फिगर बताए हुए हैं, उसका टाइम बताया हुआ है। आप देखें यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। विश्व की जनसंख्या 5 अरब 11 जुलाई 1987 को हुई, 6 अरब 12 अक्टूबर 1999 को हुई, 7 अरब 31 अक्टूबर 2011 को हुई, और अभी 8 अरब से ऊपर हो चुकी है। 8 अरब जो है ये हो गई है 15 नवंबर 2022 को। विश्व की जनसंख्या जो है वो 8 अरब हो गई है, यानी अब 8 अरब के पार पहुंच गई। ठीक है, 8 अरब से ज्यादा विश्व की जनसंख्या हो गई है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि विश्व की जनसंख्या वर्तमान में लगभग कितनी है, तो 8 अरब से ऊपर है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पहले। मतलब पहले 7 अरब से ऊपर थी तो ऐसा क्वेश्चन आया था कि कितनी जनसंख्या, तो 7 अरब से ऊपर जो है उस समय उसका आंसर था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आगे अनुमान है, ये अनुमान है ना, एस्टिमेट। ये क्या है, अनुमान। ठीक है। 2030 तक कितनी हो जाएगी, 8.5 अरब हो जाएगी, 8.50 अरब हो जाएगी, 8.5 अरब। 2050 तक कितनी हो जाएगी, 9.7 अरब हो जाएगी। 2100 तक कितनी होगी, 10.4 अरब हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये मैंने अनुमान बताए हैं कि आगे विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, अनुमान। ठीक है, तो 2030, 2050, 2100 तक जो है ये स्थिति रहेगी, यानी 2100 में जो है 10 अरब के पार पहुंच जाएगी विश्व की जनसंख्या। तो ये कुछ अनुमान मैंने बताए हैं। इसके बाद आगे अब हम बात करते हैं जनगणना 2011। अभी 2011 की जनगणना के आंकड़े आप लोग पढ़ रहे हैं। अभी 2025 में, यानी 2025 स्टार्ट हो चुका है, 2025 में नई जनगणना हो जाएगी और नए आंकड़े आपको उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन अभी जो एग्जाम आप लोगों का होने वाला है प्री का, और हो सकता है मेंस भी, इसमें पुराने आंकड़े ही चलेंगे। आगे जो प्री होगा, मेंस होगा, उसमें आपको नए आंकड़े पढ़ना पड़ेंगे। ये जो आंकड़े हैं सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो यही आंकड़े आपको काम आना है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी,
इसका मैंने पूरा डिटेल बताया था पिछले वीडियो में, मैंने डिटेल बताया हुआ है 2011 की जनगणना कौन सी थी, है ना, उसका शुभंकर क्या था, उसमें थीम क्या थी, ये सारी चीजें मैंने उसमें बताई हुई हैं, तो उसको आप देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। 2011 की जनगणना ये भी उसमें बताया, हालांकि मैंने रिपीट है ये। भारत की कुल 15वीं है, स्वतंत्रता के बाद 7वीं है और मध्य प्रदेश के गठन के बाद 6वीं जनगणना मानी जाती है ना, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हुई थी वो 1951 में हुई थी। तो 1951 के बाद अगर देखें 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ है ना, तो इस हिसाब से 6ठी जनगणना मध्य प्रदेश की मानी जाती है। और स्वतंत्रता के बाद भारत की अगर जनगणना हम कहें तो उसको मानेंगे 7वीं। तो इस तरीके से टोटल ये जनगणना की स्थिति मैंने बताई। अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या, अब मुद्दे की बात हो रही है। अभी तो मैंने इधर उधर की चीजें बताई हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जनगणना का टॉपिक आपको कई जगह पढ़ने को मिल रहा है, प्री में भी है, मेंस में भी है, प्री में ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। भारत की जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, जनसंख्या संबंधी सारे आंकड़े जो है आपको कई जगह पढ़ना है, तो मैंने पहले पूरा डिटेल बता दिया है। अब हम केवल मध्य प्रदेश की जनगणना पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, इसके आंकड़े पढ़ेंगे। फिर हम आगे क्या करेंगे, इन दोनों को एक टेबल में कंपैरिजन करके बताएंगे, भारत की जनसंख्या की स्थिति और मध्य प्रदेश की जनसंख्या की स्थिति के बारे में एक टेबल के माध्यम से तुलना करेंगे, तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है वो है 7,26,26,809 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.26 करोड़, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो ये है कुल जनसंख्या। इसमें अगर पुरुष जनसंख्या देखें तो 3,76,12,306 ये पुरुष जनसंख्या है। ये कुल जनसंख्या का 51.78%। महिला जनसंख्या अगर हम देखें तो 3,50,14,0503 कुल जनसंख्या का है, ये 48.22% है ना। ये सब खैर देखे हुए आप लोग सब पढ़े हुए हैं, सब चीजें ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निकल है या रेयर है ना, ये सारे आंकड़े आप लोगों को पता है, लेकिन एक बार रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। मैंने इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें बताई। तो ये हो गई कुल जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या। जो महिला जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का 48.22%, लगभग वही 50-50 का है। इसमें थोड़ा सा 50% से ज्यादा है पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या 50% से कम है। ठीक है, तो ये है इस तरीके से महिला पुरुष जनसंख्या। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से, दृष्टि ऐसा आता है, दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में जो स्थान है वो है 5वां, है ना। पहले 6ठा रहता था, तो जब तेलंगाना का गठन हो गया, तेलंगाना का गठन कब हुआ 2014 में, यानी 2014 के बाद, क्योंकि जनगणना तो 2011 में हुई, तो जनगणना जब हुई तब उसका 6ठा स्थान था। और तेलंगाना नया राज्य बना 2014 में, तो 2014 के बाद जो है, यानी तेलंगाना राज्य कब बना, 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना। तो इस समय से जो है मध्य प्रदेश देश का 5वां बड़ा जनसंख्या वाला स्टेट हो गया है। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो राजस्थान के बाद 2nd नंबर पर है ना। तो राजस्थान के बाद 2nd नंबर पर क्षेत्रफल में इसका स्थान, यानी दूसरा स्थान है, और जनसंख्या में इसका 5वां स्थान, क्षेत्रफल में दूसरा, जनसंख्या में 5वां। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य यहां पर मैंने बताए हुए हैं। तो यूपी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, लगभग 20 करोड़ जो है जनसंख्या यूपी में निवास करती है। फिर महाराष्ट्र का नाम आता है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल, और 5वें स्थान पर मध्य प्रदेश, जैसे मैंने बताया है 7.26 करोड़ जो है मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक है, तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इस तरह से 5 बड़े राज्य जनसंख्या के हिसाब से
भारत में। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं उनमें इंदौर का नाम आता है ना, इंदौर, और फिर सेकंड नंबर जबलपुर है, सागर है, भोपाल है। ये तीन जो चार जिले हैं, ये चार सबसे बड़े जिले हैं जनसंख्या के हिसाब से, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल। फिर छोटे जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, निमाड़ी, आगरमालवा, हरदा, रीवा जो है ये कम जनसंख्या वाले जिले हैं। उसमें निमाड़ी सबसे छोटा है, 4 लाख के आसपास जो है इसकी आबादी है। फिर आगरमालवा 480 है ना, 4,80,000 इसकी जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली तहसील में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर आती हैं। तहसील पहले हमने जिला पढ़ा, अब तहसील के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाली जो तहसील है उसमें रौन है, भिंड जिले की ना। तो ये इस तरीके से तहसीलों की स्थिति है। अब यहाँ पर मैंने बताए हैं मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर या शहर, उसमें इंदौर की जनसंख्या जो है, ये नगर की जनसंख्या, अभी हमने इसको पहले जिले की जनसंख्या पढ़ी थी। तो इंदौर नगर की जो जनसंख्या है 19.94 लाख यानी 20 लाख के आसपास है। भोपाल की है 18 लाख, जबलपुर, फिर ग्वालियर, उज्जैन। अभी हम जो है नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या अलग से पढ़ेंगे तो वहां पर और डिटेल में बताऊंगा। ग्रामीण जनसंख्या मध्य प्रदेश में 72.37% है कुल जनसंख्या का। शहरी जनसंख्या जो है 27.63% है राज्य की कुल जनसंख्या का। तो ये जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। इसके बाद दशकी जनसंख्या में वृद्धि, मध्य प्रदेश में दशकी जनसंख्या में वृद्धि कितनी रही? तो भारत में दशकी जनसंख्या में वृद्धि जो है 17.7% 2011 में। मध्य प्रदेश में 2001 में दशकी जनसंख्या में जो वृद्धि है वो 24.3% है ना। ये है 1991 से 2001 है ना, ये है 1991 से 2001 और ये है 2001 से 2011 में दशकी जनसंख्या वृद्धि। ये आपको याद रखना, 2001 में कितनी दशकी वृद्धि रही वो आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है 2011 में दशकी जनसंख्या वृद्धि रही है 20.35%। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 13वां स्थान है, 13वां क्रम है ना। तो ये है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, हालांकि मैं अभी जब कंपैरिजन बताऊंगा तो उसमें आएगा उसका उल्लेख। सबसे ज्यादा दशकी जो वृद्धि है वो हुई है मध्य प्रदेश में 1971 से 1978 28% लगभग वृद्धि हुई है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो हुई है वो 1971 से 1981 और ये रही है 28% है ना। ठीक है, कहीं 61 से 71 भी मिलता है, वो जो है भारत की है। हम आगे पढ़ेंगे, भारत की सबसे ज्यादा दशकी जनसंख्या जो वृद्धि हुई है वो 1961 से 71 में रही है ना। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ये वृद्धि हुई है 1971 से 81। तो ये हम जब कंपैरिजन पढ़ेंगे दोनों का तो वहां पर इसका जिक्र आएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो जाता है ये। अब सर्वाधिक दशकी जनसंख्या वृद्धि जो रही है मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक दशकी जनसंख्या वृद्धि वाले जिले ना, सबसे ज्यादा दशकी जनसंख्या वृद्धि कहां पर हुई है तो वो इंदौर में हुई है। ये क्वेश्चन जो है प्री में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। जनगणना संबंधी जो है कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही है। एक एमपी की जनगणना संबंधी क्वेश्चन आता है और एक भारत की जनगणना संबंधी क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन आपको एमपीपीएससी प्री में अनिवार्य रूप से पूछे जा रहे हैं। पिछले बार पूछे गए थे 2 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपको आएंगे, इससे ज्यादा भी पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहां पर हुई, किस जिले में हुई, तो इंदौर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला जिला माना जाता है एमपी में। 32.9 यानी 33% जो है जनसंख्या वृद्धि हुई है इंदौर में। सेकंड नंबर पर झाबुआ है, 30% के आसपास है, फिर भोपाल, फिर सिंगरौली, फिर बड़वानी। ये जो है 5 जिले जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले माने जाते हैं। 10 की। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, अभी एक रिपोर्ट आई है तो वो कभी आपको पूछ ले तो ध्यान रखना, वार्षिक वृद्धि मध्य प्रदेश में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि, ये नया है 2023 से 2024, ये है 1.19%। ना, हालांकि मिलते नहीं है डेटा ऐसे, लेकिन ये मैंने अभी नया डेटा निकाला है। 1.19% जो है जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया। इसके बाद सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले जो जिले हैं वो है अनूपपुर। अनूपपुर में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है 12%, लगभग 12.3%। फिर सेकेंड नंबर बैतूल का नाम आता है, 12.9% यानी 13% के आसपास है। छिंदवाड़ा 13%, 13.1%। मंदसौर, फिर बालाघाट, ये 5 जिले हैं जहां पर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक, तो ये हो गया जनसंख्या वृद्धि से संबंधित डेटा। इसके बाद आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व, इसलिए इसको प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से निकाला जाता है ना। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, किसी देश या क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और इसको कैसे आकलन करते हैं, इसे प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है ना। प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं उसको हम जनसंख्या घनत्व के रूप में मापते हैं। फिर इसका फॉर्मूला दिया हुआ है जनसंख्या घनत्व का, देश या क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे देश या क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। तो इससे हमें जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी प्राप्त हो जाएगी। फिर इसके डेटा आगे आपको मिलेंगे देखने को। ये है 2011 में जनसंख्या घनत्व जो रहा है वो 382 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 2001 में जनसंख्या घनत्व रहा 196 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपको इतना ये आंकड़ा ध्यान नहीं रखना 2001 का, मैंने कंपैरिजन के हिसाब से दिया, बताया कि कितनी वृद्धि हुई है उस हिसाब से। तो 196 प्रति वर्ग किलोमीटर 2001 में जनसंख्या घनत्व था एमपी का, और अब ये बढ़ के 2011 में हो गया है 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 2001 का आपको याद नहीं रखना है, मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको पता चले कि कितना अंतर आया है, कितनी वृद्धि हुई है, इसलिए। तो 236 प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व रहा है। जनसंख्या घनत्व के लिहाज से मध्य प्रदेश का देश में जो स्थान है वो 13वां है ना, 23वां, सॉरी 13वां नहीं 23वां है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है, 23वां है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, ये आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में भोपाल का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, 855 प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर इंदौर का नाम आता है, फिर जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, ये 5 जिले जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले मध्य प्रदेश के माने जाते हैं। इनमें भोपाल सबसे ज्यादा है ना। तो पर्टिकुलर एक अगर पूछे जाएंगे तो भोपाल। अभी आजकल क्या क्वेश्चन किस तरह से आने लगे हैं, उसमें क्रम पूछ लेते हैं ना, पर्टिकुलर एक कम पूछता है आजकल एग्जाम में। तो पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम बताइए। इस तरह से क्रम भारत के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्रम आजकल पूछे जाने लगे, क्योंकि एक बार साक्षरता क्वेश्चन ऐसे ही आया, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का सही क्रम क्या है ना, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हमने देखा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना है। इसके बाद है आगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, उसमें डिंडोरी,
श्योपुर, पन्ना, बैतूल, रायसेन, सिवनी, इनका सेम है तो एक साथ लिखे हुए हैं, और उमरिया। डिंडोरी का 94 प्रति किलोमीटर सबसे कम है, श्योपुर का 104 104 है, और पन्ना का 142 है। बैतूल, रायसेन, सिवनी इन तीनों का है 157, इसलिए इनको चौथे क्रम में रखा गया है। उमरिया का 158 प्रति किलोमीटर। तो इस तरह से ये सबसे कम जनसंख्या वाले जो घनत्व वाले जिले हैं 5। तो इस तरह से यहां तक हो जाता है। इसके बाद आगे है साक्षरता, लिटरेसी। साक्षरता का आकलन जो है 1981 से पहले अगर हम देखें तो 5 वर्ष या उससे अधिक जनसंख्या वाले लोगों को लिया जाता था। 1981 से पहले साक्षरता के आंकड़ों में 5 वर्ष या उससे ज्यादा आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता था। 1981 में इसमें चेंज कर दिया गया है और 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को अब साक्षरता के आंकड़ों में सम्मिलित किया जा रहा है। तो ये जो चेंज हुआ है ये हुआ है 1981 में जो है ये परिवर्तन किया गया है। इसके पहले जो एज डिसाइड थी 5 वर्ष या उससे अधिक थी, और अभी 1981 में इसको कर दिया गया 7 वर्ष या उससे ज्यादा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन वही है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को साक्षरता दर कहा जाता है। ये 7 वर्ष या उससे अधिक, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या, है ना। पहले इस एज में कितने साक्षर हैं उनकी संख्या ले लेंगे और फिर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की टोटल जनसंख्या ले लेंगे और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के कितने लोग साक्षर हैं वो संख्या हमने ले ली, फिर उसमें डिवाइड करेंगे 7 वर्ष या उससे अधिक जो आयु के लोग हैं वो कितने हैं, टोटल जनसंख्या कितनी है उसको हम इंटू 100 करके साक्षरता दर निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला है और उसकी डेफिनेशन में बताइए, आपको ध्यान रखना है कि 1981 से ये नई व्यवस्था लागू की गई है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बन सकता है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग हैं उनको साक्षरता में कब से सम्मिलित किया जा रहा है ना, या साक्षरता दर में कितने आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। आजकल थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन आ रहे हैं, इस हिसाब से मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिंदी भाषी पूर्ण साक्षर जो जिला है वो नरसिंहपुर माना जाता है। मध्य प्रदेश और भारत में सबसे कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर को माना गया है ना। मतलब मध्य प्रदेश का तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है ही, साथ ही साथ भारत का भी सबसे कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर को माना जाता है। अब आगे ये डेटा यहाँ पर आपको मिलेंगे। 2011 में भारत की साक्षरता का प्रतिशत था 73%। मध्य प्रदेश में 2001 में साक्षरता का प्रतिशत जो है वो 63.7%, और अभी ये बढ़ करके 2011 में मध्य प्रदेश का साक्षरता का परसेंटेज हो गया 69.3%। 63.7% था, अब वो बढ़ करके हो गया 69.3%। तो इस तरीके से ये इतनी वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर आगे डेटा है, मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 78.73% है, महिला साक्षरता दर 59.22% है। फिर यहाँ पर मैंने शहरी साक्षरता का परसेंटेज 82.85%, ग्रामीण साक्षरता का परसेंटेज 63.94%, ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, शहरी साक्षरता दर, ग्रामीण साक्षरता दर, ये 4 आंकड़े और एक आपको ओवरऑल आंकड़ा साक्षरता दर का एमपी का ध्यान रखना है और इंडिया का तो अलग ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे सबसे ज्यादा साक्षरता और सबसे कम साक्षरता। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता, सबसे कम पुरुष साक्षरता, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता।
इस जिलों के संदर्भ में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले ओवरऑल, इसमें महिला पुरुष दोनों मिला करके हैं। तो ओवरऑल साक्षरता दर सबसे ज्यादा जबलपुर की है, 81.8% है। इंदौर की सेकेंड नंबर पर है, 80% है, 80.9% यानी 81 लगभग मान लो ये। तो थर्ड नंबर पर भोपाल है, फिर बालाघाट है, ग्वालियर है ना। तो ये 5 जिले सर्वाधिक साक्षरता वाले माने जाते हैं एमपी में। जैसे मैंने बताया कि भारत के संदर्भ में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य, तो उसमें क्रम पूछा था कि सही क्रम क्या है ना। तो ऐसे एमपी में भी पूछ सकता है सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले एमपी के कौन से हैं, उसमें क्रम दे सकता है कि सही क्रम बताइए। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर वाले जिले, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक ज्यादा पूछता है, कम कम पूछता है ना। सबसे ज्यादा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये हो गए सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले। अब हम आगे न्यूनतम साक्षरता वाले जिले पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों में अलीराजपुर, जैसे मैंने भी बताया कि अलीराजपुर जो है भारत के साथ मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत का भी न्यूनतम साक्षरता वाला जिला माना जाता है। मात्र 36% जो है साक्षरता अलीराजपुर की है। अलीराजपुर में गरीबी भी ज्यादा है और साक्षरता दर भी काफी कम है। झाबुआ सेकेंड नंबर पर है, बड़वानी, श्योपुर, धार, ये जो है ज्यादातर न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। देखिए इसमें ध्यान रखना है कि न्यूनतम साक्षरता वाले जो ये जिले हैं 3 ऊपर के, यही न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले भी हैं और यही तीनों न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले हैं। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, न्यूनतम है ना। ओवरऑल न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं ये 3 ऊपर के, यही 3 जो है न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं, यही 3 न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ रहे हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले। इसमें चेंज हो गया, देखो ओवरऑल सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर है, सेकेंड नंबर पर इंदौर था, हमने वहां पढ़ा। यहां पर पुरुष साक्षरता में ऊपर नीचे हो गए, इंदौर फर्स्ट नंबर पर हो गया और जबलपुर सेकेंड नंबर पर हो गया, भोपाल तीसरे नंबर पर ओवरऑल बना हुआ है। यह है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले, फिर भिंड है, फिर बालाघाट। कभी कभी क्या है ये आपको पता है लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाती है, भिंड जब बालाघाट में, तो ये आपको ये भी याद रखना है, भिंड बालाघाट। ठीक है, तो ये तो हो गए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले। इंदौर, जबलपुर ओवरऑल में देखते हैं तो जबलपुर इंदौर है, यहाँ पर इंदौर जबलपुर। अब सर्वाधिक महिला साक्षरता में भोपाल सबसे आगे है। देखिए तीनों में फर्स्ट नंबर पर अलग अलग होगा, आपको ये ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा ओवरऑल साक्षरता दर जबलपुर की है, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर इंदौर की है, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर भोपाल की है। हाँ, ये न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले पहले देख लेते हैं हम। तो यहां पर मैंने बताया कि न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता दर, ये इसमें तीनों जिले जो है आते हैं, कॉमन है। ठीक है, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, जैसे मैंने बताया कि 3 जो है कॉमन है, फिर धार, श्योपुर में इसमें अंतर आ रहा है। ठीक है, अब आगे है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले। तो इसमें जैसे मैंने बताया था कि ये चेंज हो गया, इंदौर पुरुष साक्षरता में फर्स्ट था लेकिन इंदौर इसमें थर्ड नंबर पर पहुंच गया, यानी भोपाल की जगह इंदौर हो गया, इंदौर की जगह भोपाल हो गया, ऐसा है। पुरुष साक्षरता तो महिला साक्षरता में एक्सचेंज हो गया। पुरुष साक्षरता में हमने पढ़ा था कि इंदौर फर्स्ट नंबर पर, जबलपुर सेकेंड नंबर पर और भोपाल थर्ड नंबर पर। यहाँ पर महिला साक्षरता में भोपाल फर्स्ट हो गया, जबलपुर वही स्थिति है और इंदौर का तीसरे नंबर पर स्थान आ गया, है ना। तो भोपाल सर्वाधिक महिला साक्षरता दर में भोपाल, जबलपुर, फिर इंदौर का नाम आता है, फिर बालाघाट और ग्वालियर, ये जो है अलग है ना। तो इस तरीके से ये हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले। अब न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले, यहां पर वही स्थिति है, 3 अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, ये 3 की स्थिति वही है। मैंने आप लोगों को बताया न्यूनतम साक्षरता वाले, चाहे वो ओवरऑल न्यूनतम हो, चाहे न्यूनतम पुरुष साक्षरता हो, चाहे न्यूनतम महिला साक्षरता हो, ये 3 जो जिले हैं वो
वही है, कॉमन है। ठीक है, तो अंतर यहाँ पर आता है, श्योपुर सिंगरौली चौथे पांचवें नंबर पर अंतर है, वो आपको ज्यादा ध्यान रखना है। ये तो कॉमन बात होगी, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद महिला साक्षरता में वृद्धि मैंने भारत के संदर्भ में भी बताई है और एमपी के संदर्भ में भी वृद्धि बताई, क्योंकि ये एक बड़ी वृद्धि है दोनों में, है ना। तो भारत में महिला साक्षरता दर में पिछले दशक में लगभग 11% की वृद्धि दर्ज की गई, 10.9%, ग्रामीण 11.8% अंक और शहरी 6.2%। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि हुई है साक्षरता, महिला साक्षरता में, शहरी में कम हुई है, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो ये है भारत के संदर्भ में महिला साक्षरता में वृद्धि। अब मध्य प्रदेश में हम देखें तो महिला साक्षरता में वृद्धि, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता में वृद्धि। तो मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर में वृद्धि जो हुई है वो 8.9% यानी 10% के आसपास। ग्रामीण क्षेत्र में 9.6% अंक और शहरी क्षेत्र में 6.0% वृद्धि हुई। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि हुई है, शहरी क्षेत्र में महिला साक्षरता में कम वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया है। आगे अभी इसमें हम लिंगानुपात है, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या है ना, जनजातियों, एससी की जनसंख्या, एसटी की जनसंख्या है ना, इसके बाद श्रमिकों की जनसंख्या में वृद्धि है। ठीक है, और फिर हम जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य जो सर्वे है 5, उसके बारे में हम पढ़ेंगे ना, क्योंकि उसके अनुसार जो है कुछ चेंजेज हुए। जैसे लिंगानुपात में बहुत चेंज आ गया भारत में, मध्य प्रदेश में, प्रजनन दर में बहुत अंतर आया है ना। तो नया जो सर्वे आया है फैमिली हेल्थ सर्वे, तो 9.5 है वो, तो उसमें जो चेंजेस हुए हैं उनको हम अलग से आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर आगे अगला टॉपिक जो आने वाला है मानव संसाधन आने वाला है ना। तो इस तरीके से यहाँ तक मैंने आज कंप्लीट कराया है और अगला टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहें, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।